गुड मॉर्निंग सर एंड हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भूमि वर्मा एंड आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे फीटल सर्कुलेशन। सो फीटल सर्कुलेशन क्या होता है वो जानने से पहले हम इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। सो फीटस क्या होता है? फर्स्ट, फीटस जो होता है वो ह्यूमन ऑफस्प्रिंग को ही कहा जाता है और ये जो गेस्टेशनल एज होती है 8 वीक से लेके और बर्थ होने तब तक ह्यूमन ऑफस्प्रिंग को फीटस कहा जाता है। ओके, सो आई होप फीटस क्या होता है क्लियर हो गया। फीटस के पहले एम्ब्रियो और एम्ब्रियो के पहले जाइगोट। ओके, देन मूव ऑन टू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक मैटरनल ऑर्गन होता है जो कि हेल्प करता है सप्लाई करने में ऑक्सीजन और न्यूट्रिटिव मटेरियल फीटस तक, और फीटस से एलिमिनेशन करता है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट का। ठीक है, देन अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है? ये एक फ्लेक्सिबल कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि फीटस को जोड़ती है प्लेसेंटा से, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है सप्लाइंग करने के लिए इन्हीं सब चीज़ों का और एलिमिनेशन करने के लिए वेस्ट का। ओके, सो नेक्स्ट मूव ऑन टू फीटल सर्कुलेशन डेफिनेशन। सो फीटल सर्कुलेशन की डेफिनेशन ये है कि फीटस में जिस भी तरह का सर्कुलेशन होता है उसे फीटल सर्कुलेशन कहते हैं। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का भी हो सकता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, न्यूट्रिटिव मटेरियल का, वेस्ट प्रोडक्ट्स का, किसी भी चीज़ का सर्कुलेशन जो कि फीटस में होता है उसे फीटल सर्कुलेशन कहा जाता है। वेरी सिंपल। एंड नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इस फीटल सर्कुलेशन में प्लेसेंटा क्या रोल निभाता है। सो प्लेसेंटा जो होता है वो रेस्पिरेटरी सेंटर की तरह वर्क करता है। एक्चुअल में बात ये होती है कि जो मैटरनल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो डायरेक्टली अटैच नहीं होता फीटस से, उसके बीच में प्लेसेंटा वहाँ रेस्पिरेटरी सेंटर का वो करता है, वो फिल्ट्रेट कर देता है वहाँ से वेस्ट और प्लाज्मा न्यूट्रिएंट्स। देन वो फिल्ट्रेशन होके जो ब्लड होता है वो फीटस में जाता है। ठीक है, सो इट वर्क्स एज रेस्पिरेटरी सेंटर। नेक्स्ट, फीटल लंग्स। फीटल लंग्स कैसे हेल्प करते हैं फीटल सर्कुलेशन में? सो एक्चुअली हेल्प तो नहीं करते हैं क्योंकि ये नॉन फंक्शनिंग होते हैं। ये नॉन फंक्शनिंग इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक्सपांडेड फॉर्म में नहीं होते हैं। ठीक है, तो लंग्स जो होते हैं वो ब्लड को एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ऑफ़र करते हैं, जिसको पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये जो होता है वो एक तरह का स्टॉपेज होता है, इसकी रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से जो ब्लड होता है वो लंग्स के अंदर एंटर नहीं कर सकता, और इतना हाई प्रेशर होता है उसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड होता है वो सीधी पल्मोनरी आर्टरी से एओर्टा में चला जाता है। अब ये पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा कनेक्टेड कैसे हैं? एक्चुअल में नहीं होते हैं बट कनेक्टेड हैं फीटस के अंदर। वो कैसे हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि फीटस में कौन सी मेन ब्लड वेसल्स होती हैं जो फीटल सर्कुलेशन में हेल्प करती हैं। सो ब्लड जो होता है वो एक अम्बिलिकल कॉर्ड की थ्रू जाता है, और अम्बिलिकल कॉर्ड में भी एक अम्बिलिकल वेन होती है और 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं। जो अम्बिलिकल वेन होती है वो यहाँ पे ब्लू कलर की डक्ट से शो करा है, और जो 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं वो रेड कलर की डक्ट से शो करी हुई हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं इस डायग्राम में। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू अम्बिलिकल वेन। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में अम्बिलिकल वेन क्या होती है। अम्बिलिकल वेन जो होती है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा टू द ग्रोइंग फीटस। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे कैरी कर रही है। सो हम बचपन से ये सीखते आए हैं कि जो वेन होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट एक्चुअली ये रॉन्ग है। इसका क्राइटेरिया कुछ ऐसा है कि वेन उसी को कहा जाता है जो कि ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आए। सो यहाँ पे बेसिकली हम फीटल के हार्ट की बात कर रहे हैं, तो फीटस के हार्ट की तरफ ब्लड लेके आएगी, ऑब्वियसली वो फीटस को ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लेके आएगी, जो भी डक लेके आएगी वो। सो अम्बिलिकल वेन जो होगी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया। सो इसका जो ब्लड प्रेशर होता है जो अम्बिलिकल वेन में वो होता है 20 mmHg का। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अम्बिलिकल आर्टरीज। अम्बिलिकल आर्टरीज जैसा कि हमने देखा है कि ये नंबर में 2 होती हैं, पेयर्ड आर्टरीज होती हैं, और ये जो आर्टरीज होती हैं वो अम्बिलिकस से फिर कहाँ पे चली जाती हैं, पेल्विक रीजन और एब्डोमिनल रीजन जो होता है फीटस का वहाँ तक जाती हैं,
और ये सप्लाई करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द फीटस टू द प्लेसेंटा, ये रिटर्न करती है प्लेसेंटा की और ठीक है। सो अवे फ्रॉम द हार्ट, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड आर्टरी, और अवे दूर रह जा रही है तो फीटस से ऑब्वियसली वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएगी वापस पिकअप करने के लिए वहाँ से ऑक्सीजन। सो दे सराउंड द यूरिनरी ब्लैडर, वो ये जो दोनों आर्टरीज होती हैं, ये जो फीटस होता है उसकी यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसको सराउंड करते हुए, और फिर जितना भी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो फीटस के बाहर ले जाती है और प्लेसेंटा तक वापस ले जाती है, और वहाँ से वो फिर से पिकअप करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ अब हम बात करते हैं शंट्स इन्वॉल्व इन द फीटस सर्कुलेशन। शंट्स, एक्चुअली शंट का मतलब होता है इट्स टाइप ऑफ फ्लैप, और एक ऐसी छोटी सी ओपनिंग जो कि फैसिलिटेट करती है फॉर अ टेम्परेरी टाइम ऑफ पीरियड इधर से उधर का ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। किसी भी ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन जो टेम्परेरी टाइम के लिए होता है वो प्रोवाइड करते हैं शंट्स, ठीक है। तो फीटल सर्कुलेशन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एक्चुअल ह्यूमन बॉडी से थोड़ी डिफरेंट लगेंगी। सो फीटल सर्कुलेशन में 3 शंट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज़ डक्टस वेनोसस, सेकेंड इज़ डक्टस आर्टेरियोसस, थर्ड इज़ फोरामेन ओवेल। सो बात करते हैं डक्टस वेनोसस की। ये फर्स्ट शंट है, और ये जो शंट होता है वो अम्बिलिकल वेन में प्रेजेंट होता है। ये शंट क्या करता है, डायरेक्टली जो ब्लड होता है उसको अम्बिलिकल वेन से लीवर से बाईपास होते हुए सीधे इंफीरियर वीना कावा में एंटर करता है, ठीक है। सो क्लियर हो गया, ये अम्बिलिकल वेन के अंदर प्रेजेंट होता है, ये लीवर से बाईपास होते हुए सीधे इंफीरियर वीना कावा के अंदर कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है डक्टस आर्टेरियोसस, इसको डक्टस बोटाली भी बोलते हैं, और ये कनेक्ट करता है पल्मोनरी आर्टरी को प्रॉक्सिमल डिसेंडिंग एओर्टा में, जो हम ऊपर बात कर रहे थे, जहाँ पे पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो होता है वो लंग्स ऑफर करते हैं ब्लड को। तो जो इसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड होता है ना वो पल्मोनरी आर्टरी से सीधे एओर्टा के अंदर चला जाता है, ठीक है। और ये जो होता है अलाउज मोस्ट ऑफ द ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू बाईपास द फीटस फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड फिल्ड नॉन फंक्शनिंग लंग्स। सो ये क्या करता है कि जितना भी जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड होता है ना वो बाईपास कर देता है, वो बाईपास हो जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, और वो फिर कनेक्ट हो जाती है पल्मोनरी आर्टरी एओर्टा से, ठीक है। सो जो इसके बीच में शंट होता है उसी को डक्टस आर्टेरियोसस कहते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन टू दी डायग्राम। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये जैसे देख रहे हैं हम, अम्बिलिकल वेन है ये, और ये जो अम्बिलिकल वेन है वो जाते हुए लीवर से बाईपास होते हुए सीधे इंफीरियर वेना कावा के अंदर चली गई, और ये आ गई है राइट एट्रियम में, और यहाँ से जो ब्लड फ्लो हो रहा है ना, यहाँ से जो ब्लड जाएगा वो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और ये सीधे जाएगा एओर्टा में, और एओर्टा में जब ब्लड जाता है तो यहाँ पे जो बीच में आता है वो होता है डक्टस आर्टेरियोसस, ठीक है। और जो लीवर से यहाँ पे बाईपास हो रहा था वो था डक्टस वेनोसस, ठीक है। सो ये 2 शंट क्लियर हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट शंट की तरफ चलते हैं जो है फोरामेन ओवेल। सो इसे ये भी शंट ही है, बट इसे फोरामेन क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे कोई पाइप लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे एक कट जैसा बना हुआ होता है दोनों एट्रियम के बीच में, जो कि सेप्टा की तरह वर्क करता है। दैट्स वाई इसको जो फॉल्स सेप्टी भी बोला जाता है, ठीक है। ये क्या करता है कि जो लेफ़्ट एट्रियम होता है उसके अंदर ब्लड को ट्रांसफ़र कर देता है। कहाँ से जाता है, राइट एट्रियम से लेफ़्ट एट्रियम की तरफ ब्लड ट्रांसफ़र हो जाता है, ऐसे मूव होते हुए यहाँ तक। सो अब हमने सारे शंट्स देख लिए हैं, और ये जो शंट्स होते हैं वो फीटल सर्कुलेशन को आफ्टर बर्थ सर्कुलेशन से डिफरेंट बनाते हैं, ठीक है। सो एक्चुअल फीटल हार्ट सर्कुलेशन देखने से पहले हम नॉर्मल हार्ट सर्कुलेशन देख लेते हैं, ताकि हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस कर सकें, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि जो ब्लू ब्लड है वो इंफीरियर वीना कावा से होते हुए
राइट एट्रियम में और उसके बाद में वो राइट वेंट्रिकल से पास होते हुए पल्मोनरी आर्टरी में पास हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्योर ब्लड है वो लेफ़्ट एट्रियम से होते हुए लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है और एओर्टा के थ्रू पास आउट हो जाता है, ठीक है। सो ये तो होता है हमारा नॉर्मल हार्ट सर्कुलेशन, ठीक है। अब हम देख सकते हैं स्टेप्स ऑफ फीटल सर्कुलेशन। तो इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि प्लेसेंटा जो होता है वो पिकअप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अम्बिलिकल आर्टरीज से, ठीक है। अम्बिलिकल आर्टरीज जो होती हैं वो प्लेसेंटा के अंदर एंटर करती हैं और वहाँ से प्लेसेंटा जो पिकअप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसके बाद में वो इसमें ऑक्सीजन सप्लाई करने के बाद में उसको बना देता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये होती है स्टेप 2, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाना स्टेप 2। देन स्टेप 3 में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड में और अम्बिलिकल कॉर्ड में भी स्पेसिफिकली अम्बिलिकल वेन में ट्रांसफ़र होती है और यहाँ से जो वो मूव होती है, ठीक है, अम्बिलिकल वेन में। सो ये होती है स्टेप 3। स्टेप 4 में क्या होता है, अम्बिलिकल वेन से वो डक्टस वेनोसस के थ्रू होते हुए इंफीरियर वीना कावा के से एंटर करते हुए और वो सीधे हार्ट के राइट साइड में एंटर करता है। ये होता है स्टेप 4, ठीक है। सो अब हम इसकी वीडियो देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या होता है कि पहले मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ से आर्टरीज जो होती हैं, मतलब अम्बिलिकल आर्टरीज यहाँ से एंटर करी प्लेसेंटा के अंदर, ठीक है। ये क्या लेके आ रही थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। प्लेसेंटा ने जब ब्लड पिकअप किया तब था वो डीऑक्सीजनेटेड, फिर यहाँ पे वो ऑक्सीजनेटेड होके वापस अम्बिलिकल कॉर्ड में जाता है और अम्बिलिकल कॉर्ड में अम्बिलिकल वेन के अंदर जाते हुए लीवर से बाईपास होते हुए डक्टस वेनोसस के थ्रू इंफीरियर वीना कावा में जाके और यहाँ से वो जाता है हार्ट के राइट साइड में, ठीक है। ये हुए पूरे उसके 4 स्टेप्स, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं। देखिए आप इसमें फ़्लो देख सकते हैं, मैं इसको फास्ट मूव कर देती हूँ। सो आई होप ये समझ में आ गया। सो लेट्स मूव ऑन टू स्टेप 5। हमने स्टेप 4 तक लिखा था कि जो ब्लड था वो कहाँ पहुँच गया था, राइट एट्रियम तक पहुँच गया था। अब स्टेप 5 में क्या होगा, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड ट्रांसफ़र होगा। किसके थ्रू होगा, फोरामेन ओवेल के थ्रू, ठीक है। फोरामेन ओवेल क्या है, इंट्रा एट्रियल सेप्टम है जो कि ब्लड को ट्रांसफ़र करता है राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम तक, ठीक है। ये रेडेस्ट ब्लड होगा यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये होगा लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड आ चुका है। अब लेफ़्ट एट्रियम में वो जो ब्लड होगा वो डाउनवर्ड फ्लो होगा और वो जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में और लेफ़्ट वेंट्रिकल से होते हुए वो जाएगा एओर्टा में और एओर्टा से वो चला जाएगा फिर ब्रेन तक, क्योंकि फीटस को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत होती है उसकी ब्रेन में, राइट। सो इसके थ्रू जो होगा वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो ब्रेन तक सप्लाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप 6 में ये देखते हैं कि जो फीटस के अंदर जितना भी जो ब्लड है वो जो बैक आ रहा है वो भी कहाँ आता है, वो भी एट्रियम में ही आता है, वो भी राइट एट्रियम में ही आता है। पर ये फीटस के पास में एक एबिलिटी ऐसी होती है, जो ये जो ब्लड आता है ब्लू ब्लड है ना, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि बैक आ रहा है, वो जो राइट एट्रियम है वहाँ से वो राइट वेंट्रिकल में पास आउट करती है इसको और राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड चला जाता है सीधे एक्स्ट्रा फीटल कनेक्शन में जो कि डक्टस आर्टेरियोसस है। और हम जानते हैं यहाँ पे वो बाईपास हो रहा है लंग से, क्योंकि लंग्स जो होते हैं वो ब्लड को ऑफर कर रहे हैं पल्मोनरी रेजिस्टेंस, ठीक है, पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस वो ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। सो अब हमने देख लिया वो कहाँ तक आ गया, डक्टस आर्टेरियोसस तक। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे जो डक्टस आर्टेरियोसस है वो इस वाले ब्लड को डिसेंडिंग एओर्टा में डाल देंगे, ठीक है, जो कि क्या होगा फिर लोअर लिम्स और जो वहाँ तक जाएगा वहाँ पे जो ब्लड होगा वो थोड़ा ब्लूइस्ट ब्लड होगा, ठीक है, यानी कि थोड़ा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और यहाँ पे फिर वो जो डिसेंडिंग एओर्टा है वो फिर से वहाँ से कनेक्ट होती हैं अम्बिलिकल आर्टरीज और अम्बिलिकल आर्टरी फिर से प्लेसेंटा में जाएगी और वहाँ से फिर से पिकअप ऑक्सीजन कर लेगी, ठीक है। सो इसी तरीके से ये प्रोसेस तो चलता रहेगा। सो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि ये कैसे वर्क करता है।
यहाँ से आया प्योर ब्लड, ठीक है, अम्बिलिकल वेन, यहाँ से इसने लीवर को बाईपास किया, ठीक है। यहाँ फिर वो डक्टस वेनोसस यानी कि शंट है, इसने क्या करा, इंफीरियर वेना कवा में ब्लड को कनेक्ट कर दिया। यहाँ से वो गया राइट साइड ऑफ द एट्रियम, ठीक है। ये प्योरेस्ट ब्लड था। ये लेफ्ट साइड गया फोरामेन ओवेल के थ्रू, यहाँ से वो आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से गया एओर्टा में, यहाँ पे वो ब्लड साइड ब्रेन साइड गया, ठीक है, ब्रेन की तरफ चला गया, ठीक है। अब जो बैक जो ब्लड आ रहा है फीटस में, जो ब्लू ब्लड है वो भी कहाँ आ रहा है, सॉरी, राइट एट्रियम में आ रहा है, यहाँ राइट एट्रियम में आ गया। अब उसमें एबिलिटी ऐसी थी कि वो लेफ्ट एट्रियम में नहीं जाके वो सीधा आता है राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में गया और यहाँ से वो पल्मोनरी आर्टरी में होते हुए डक्टस आर्टेरियोसस के थ्रू डिसेंडिंग एओर्टा में आते हुए सीधे अम्बिलिकल आर्टरी से कनेक्ट हुआ और ये अम्बिलिकल आर्टरीज फिर से कनेक्ट होंगी प्लेसेंटा से, ठीक है। सो आई होप सो कि ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा आप लोगों को। अब हम देखते हैं कि सर्कुलेटरी जो चेंजेस होते हैं वो बर्थ के बाद क्या होते हैं। सो देखा जाए तो प्लेसेंटा जो होता है ना वो रिप्लेस हो जाता है लंग्स से, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अब जो लंग्स होते हैं वो एक्सपांड हो चुके होते हैं और वो वर्किंग होते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, जो लंग्स का जो पल्मोनरी वेसल जो होती हैं वो एक्सपेंड हो जाती हैं और जिसकी वजह से क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, जो ब्लड को पहले रेजिस्टेंस तो ऑफर कर रहे थे वो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, subsequently the pressure in the pulmonary artery and the right side of the heart decreases। पहले क्या था कि जो प्रेशर जो था ना वो राइट साइड ऑफ द हार्ट ज़्यादा था। ऐसा क्यों था, क्योंकि जो जितना भी जो काम हो रहा था ना वो राइट साइड से ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि राइट एट्रियम में दोनों ब्लड आ रहा था। तो पहले जो प्रेशर था ना वो राइट एट्रियम में ज़्यादा था और इसी प्रेशर की वजह से लंग्स जो थे वो ऑफर कर रहे थे उसको प्रेशर, और सीधे जो ब्लड था वो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर एंटर होते हुए एओर्टा के अंदर चला जाता था। सो अब ऐसा कुछ होना नहीं है, ठीक है। सो ये तो हो गए चेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो प्रेशर जो होगा लेफ़्ट साइड में वो बढ़ जाएगा। ओबियसली जब वो राइट साइड में कम हुआ है तो लेफ़्ट साइड में बढ़ जाएगा। और क्या होगा, इंक्रीज प्रेशर ऑफ द ब्लड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट डिक्रीजेज द वेस्कुलर रेजिस्टेंस ऑफ द लंग्स, देयरफॉर द ब्लड नाउ एंटर्स द लंग एज रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, ठीक है। और जो वेस्कुलर रेजिस्टेंस था वो कम हो जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, लंग्स के अंदर ब्लड फ्लो होना चालू हो जाएगा। अब बात करते हैं कि शंट का क्या हुआ था। तो शंट जो थे ना वो तीनों बंद हो जाते हैं, ठीक है। फोरामेन ओवेल, डक्टस वेनोसस, डक्टस आर्टेरियोसस, ये तीनों शंट बंद हो जाते हैं, ठीक है। क्लोजर ऑफ द डक्टस वेनोसस, डक्टस वेनोसस कहाँ प्रेजेंट था, अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना कावा के बीच में, ठीक है। सो क्या होता है, फंक्शनल क्लोजर जो होता है ना, मतलब वहाँ से ब्लड जो ट्रांसफ़र हो रहा था वो तो कुछ मिनट्स में ही बंद हो जाता है जैसे ही बर्थ होती है, ठीक है। पर जो स्ट्रक्चरल क्लोजर होता है ना, मतलब जहाँ पे वो बिल्कुल ही एनाटॉमिकली वो बंद हो जाता है, वो बंद होने में उसको 3 to 7 डेज़ लगते हैं, ठीक है। जब वो बंद हो जाता है तो वहाँ पे जो रेमिनेंट रह जाता है उसे लिगामेंटम वेनोसम बोला जाता है, ठीक है। Closure of the ductus venosus is caused by a strong contraction of muscle wall of ductus venosus, but the causes of contraction is not revealed। ये जो बंद होने की प्रोसेस होती है ना वो क्यों होती है, क्योंकि वहाँ की जो मसल्स होती है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करना चालू कर देती हैं, पर ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों होती हैं इसका अभी तक कोई आंसर नहीं मिला है। सो अब हम इसका डायग्राम देखते हैं कि जो डक्टस वेनोसस था वो पहले कैसा था। ये अम्बिलिकल वेन्स है, ये जो डक्टस वेनोसस है वो यहाँ पे था, ठीक है। ये देखिए इन्फीरियर वेना कावा में कनेक्ट हो रहा है, बट जो पोस्ट नेटल है यहाँ पे क्या हो गया है, ये पूरी जो आर्टरीज थी जो यहाँ कनेक्ट थी वो हट चुकी है अब, ठीक है। सो इन्फीरियर वेना कावा नीचे से लेके ऊपर तक सिमिलर है। अब हम देखते हैं कि क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस। डक्टस आर्टेरियोसस कहाँ प्रेजेंट था, जो पल्मोनरी आर्टरी को क्या कनेक्ट कर रहा था, एओर्टा से कनेक्ट कर रहा था। सो इसका भी क्लोजर हो जाता है और क्या होता है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये होता है। और इसमें जो लास्ट में रेमिनेंट बचता है उसको बोलते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसम, ठीक है। और एट बर्थ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो फ्रॉम द एओर्टा पल्मोनरी आर्टरी सप्लाइज मोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड देन बिफोर।
अब क्या होती है ना कि एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी जो है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करना चालू कर देती हैं, ठीक है ना। सो मोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ना वो पहले से भी ज़्यादा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना वो फीटस को मिलने लग जाता है, क्योंकि कोई मिक्सिंग नहीं होती है ब्लड की, ठीक है। सो इसके बाद में क्या बताया है कि दिस कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्मूथ मसल अकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। यस, ऑक्सीजन जो होता है उसकी इनटेक बढ़ जाती है, ठीक है। जो ब्लड होती है ना उसमें ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी होती है ना वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है वहाँ पे, वो स्मूथ मसल में जो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है वो बंद कर देता है, ठीक है, इस डक्टस आर्टेरियोसस को। और क्या है नेक्स्ट कि द डिग्री ऑफ स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन हाईली डिपेंडेंट ऑन द मोर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन फीटस को मिलेगी उतनी जल्दी डक्टस आर्टेरियोसस बंद होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डक्टस आर्टेरियोसस यहाँ पे ये डक्टस आर्टेरियोसस है, राइट। ये डक्टस आर्टेरियोसस जो था वो ब्लड की मिक्सिंग कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। अब जब वो बंद हो चुका है तो यहाँ पे एक लिगामेंटम प्रेजेंट है जिसको बोला गया है लिगामेंटम आर्टेरियोसम, ठीक है। ये किसका रेमिनेंट है? डक्टस आर्टेरियोसस का, ठीक है। अब कोई भी मिक्सिंग नहीं होगी ब्लड की और जो फीटस होगा उसको पहले से भी ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा, ठीक है। अब क्लोजर ऑफ द फोरामेन ओवेल। जो फोरामेन ओवेल था वो कहाँ प्रेजेंट था? दोनों एट्रियम के बीच में, राइट। सो बिफोर बर्थ जो क्या चल रहा था, इट अलाउज मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब जो जितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था ना वो एक बार में फोरामेन ओवेल से निकल के और राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ जा रहा था, ठीक है। ये हम देख रहे थे, ठीक है। और राइट एट्रियम में किधर से आ रहा था? वो इन्फीरियर वीना कावा से आ रहा था, ठीक है। सो ये जो हम पहले देख रहे थे, उसके बाद में क्लोजर जब वो हो जाता है तो जो ब्लड फ्लो होता है ना वो डिक्रीज़ हो जाता है वहाँ पे, उस जगह पे, वहाँ पे जो ब्लड होता है वो फ्लो करना डिक्रीज़ हो जाता है। और फ्रॉम प्लेसेंटा एंड इंफीरियर वीना कावा टू होल्ड अपन फोरामेन, यानी कि जब तक उसको एक फोर्स नहीं मिलेगा तो वो फोरामेन ओवेल को खोल के नहीं रख सकता, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, तो वो जो फ्लैप लाइक जो स्ट्रक्चर था, जो सेप्टम था, वो स्ट्रेट रहेगा, ठीक है, वो बंद होने जैसा हो जाएगा। देन उसके बाद में हम क्या देखते हैं कि जो पल्मोनरी जो ब्लड फ्लो होगा वो फास्ट हो जाता है, उसमें जो वो इंक्रीज़ हो जाता है। और ये क्या करता है, लेफ़्ट एट्रियम जो होता है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, टू बी हायर देन द राइट एट्रियम। जो प्रेशर होगा, सॉरी वो बड़ा नहीं होता है, वहाँ के जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज़ हो जाता है राइट एट्रियम के कॉन्ट्रास्ट में, ठीक है, कंपेयर में। द इंक्रीज इन द लेफ़्ट एट्रियल प्रेशर, जो लेफ़्ट एट्रियल प्रेशर था वो जो बहुत तेज़ होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि राइट साइड से कोई प्रेशर नहीं लग रहा है पर लेफ़्ट साइड से बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, वो जो बंद हो जाएगा, ओवेल बंद हो जाएगा, उसके अगेंस्ट वो प्रेशर लगेगा। सो वहाँ पे एक जो सेप्टम सेकेंडम होगा वो राइट और लेफ़्ट एट्रियम के बीच में उसका फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। जैसे वहाँ पे लिगामेंटम का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे सेप्टम का फॉर्मेशन हो रहा है, सेप्टम सेकेंडम जो बंद हो चुका है, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि द आउटपुट फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल नाउ फ्लोज एंटायरली इनटू द पल्मोनरी सर्कुलेशन। पहले क्या हो रहा था ना कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में दोनों चीज़ें मिक्स हो रही थी, प्योर ब्लड भी और इम्प्योर ब्लड भी। और अब क्या होगा कि राइट वेंट्रिकल में जितना भी ब्लड आएगा ना वो सीधे पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पहले जो था वो फोरामेन ओवेल यहाँ होगा, ठीक है। देखिए ये है फोरामेन ओवेल यहाँ पे, ठीक है, फोरामेन ओवेल। अब ये जो रेड कलर की है ये है सेप्टम प्रीमम या सेप्टम प्राइमम, और उसकी जो लेफ़्ट साइड प्रेजेंट है वो है सेप्टम सेकेंडम। इन दोनों फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स ने क्या करा है कि फोरामेन ओवेल को बंद कर दिया है, ठीक है। सो अब हमने पूरा सर्कुलेशन देख लिया है और अब
आफ्टर जो बर्थ होगा, हम जब प्लेसेंटा को रिमूव कर देंगे और अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर देंगे, तो हम ये देखेंगे कि जो अम्बिलिकल आर्टरीज थे और जो अम्बिलिकल वेन थी उसको छोड़ के बाकी सब चीज़ें जो वर्क करनी चालू हो गई हैं। सो हम मेनली 4 चीज़ों से देख सकते हैं कि जो आफ्टर बर्थ जो होगा सर्कुलेशन में वो चेंजेस आएंगे। ठीक है, जो सर्कुलेशन होगा वो ओनली किन चीज़ों से होगा? इंफीरियर वेना कावा से, हार्ट से, लंग्स से और डिसेंडिंग एओर्टा से। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल आर्टरीज बिल्कुल स्टिल है, उसको छोड़ के बाकी सब वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या डिफरेंस आया पहले से वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट मूव ऑन टू द आयुर्वेदा टॉपिक गर्भ पोषण। इसे हम मॉडर्न में फीटल हार्ट सर्कुलेशन से कोरिलेट कर सकते हैं। इसके बारे में जानने से पहले हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ इसके बारे में रेफरेंसेस दिए गए हैं। हमारे शास्त्रों में इसके बारे में मेंशन किया गया है। सबसे पहले देखते हैं चरक संहिता के शारीर स्थान में, सुश्रुत संहिता के शारीर एवं सूत्र स्थान में, अष्टांग संग्रह के शारीर स्थान में, अष्टांग हृदय के शारीर स्थान में, काश्यप संहिता के सूत्र एवं खिल स्थान में, भेल संहिता के शारीर स्थान एंड भाव प्रकाश के पूर्व खंड में। अब हम देखते हैं कि चरक संहिता में क्या बताया इसके बारे में। फर्स्ट पहले श्लोक देखते हैं। मात्रा दिनाम खलु गर्भकराणाम भावनाम संपस्तथा वृत्तस्य सोष्टवान मातृतश्चैव उपस्नेह उपस्वेदाभ्याम काल परिणामात् स्वभाव समसिद्धिश्च कुक्षो वृद्धिम प्राप्नोति। यानी कि यहाँ बताया गया है कि जो मदर होती है उनमें षट भावास की नॉर्मलसी होनी चाहिए, डाइट उनकी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, मदर की लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए और इन सब के जो कोऑर्डिनेशन से फीटस को जो नरिशमेंट मिलेगा वो रस के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, ये जो रस होगा इसके अंदर उपस्नेह और उपस्वेद दोनों प्रेजेंस होंगे। जो फीटस होगा उसको नरिशमेंट मिलेगा उपस्नेह एवं उपस्वेद से। उपस्नेह को यहाँ पे हम मॉइस्चर समझ सकते हैं और उपस्वेद जो होता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू फैसिलिटेट होता है और इन्हीं सब की इन्फ्लुएंस में टाइम के साथ साथ अपनी नेचुरल टेंडेंसी से जो फीटस है वो ग्रो करेगा। फर्दर चरक संहिता में जो है वो एक और इसके लिए श्लोक दिया गया है जहाँ पे इसका और फर्दर डिटेल में बताया है कि व्यवगत पिपासा बुभुक्षस्तु खलु गर्भः परतंत्र वृत्तिम मातरम आश्रित्य। यानी कि जो फीटस होता है उसको किसी भी प्रकार की हंगर या थ्रस्ट फील नहीं होती है, वो टोटली अपनी मदर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करा गया है परतंत्र वृत्ति और मातरम आश्रित्य। यानी कि वो परतंत्र वृत्ति होता है वो अपनी मदर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, मातरम आश्रित्य अपनी माता के ऊपर आश्रित रहता है वो। नेक्स्ट इसी में बताया गया है कि जो इनिशियल स्टेज होती है फीटस की, जहाँ उसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो एक्सप्लिसिट फॉर्म में नहीं होते हैं, जहाँ पे उसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो अनकॉन्स्पिशियस होते हैं, तब जो उसमें न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड होता है वो उपस्नेह और उपस्वेद के द्वारा होता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। और पर जब इनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं फीटस के वो कॉन्स्पिशियस होते हैं, जब हम उनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हाथ पैर कहाँ हैं, तब उन जो फीटस है उसमें जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा वो उपस्नेह के द्वारा होगा। और जो उपस्नेह होगा वो कैसे जाएगा, जो फीटस की जो स्किन होती है उसमें जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसी में जो हेयर रूट्स होते हैं वहाँ से जो उपस्नेह होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। और यहाँ पे जो फीटस की स्किन होती है वो परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करेगी और सारा जो न्यूट्रिशन है जो उपस्नेह के रूप में है वो एब्जॉर्ब कर लेगी। और ये जो उपस्नेह होता है वो कहाँ से आता है? अम्बिलिकल कॉर्ड से। ओके, नेक्स्ट बताया है कि जो फीटस का अम्बिलिकस है वो किससे अटैच होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड से। और अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होती है प्लेसेंटा से और प्लेसेंटा फर्दर अटैच होता है मदर के हार्ट से। अब प्लेसेंटा जो है वो मदर हार्ट से कैसे अटैच होता है? जो प्लेसेंटा होती है उसमें से जो कुछ वेसल्स हैं वो ऊज आउट होती हैं और वो जाती हैं सीधे मदर के हार्ट में। जो मदर का हार्ट होता है वहाँ से जो ब्लड पंप होता है वो ब्लड जो है वो इस वेसल्स के थ्रू होते हुए प्लेसेंटा में आती है और फिर फर्दर फीटस में
ट्रांसफ़र होती हैं। इसमें बताया गया है कि जो मैटरनल जो डाइट होती है उसमें सारे रस इंक्लूड होते हैं। सो ये जो रस होते हैं वो फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, पर उसके साथ साथ बल और वर्ण भी प्रोवाइड करते हैं, और इन सभी से जो होता है वो फीटस अलाइव रह पाता है और यूट्रस के अंदर डेवलप कर पाता है। सो नेक्स्ट इसके बारे में जो एक डायग्राम है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं ये है फीटस बॉडी, फीटल बॉडी। यहाँ पे जो है वो जुड़ी हुई है ये अम्बिलिकल कॉर्ड से, और जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो जुड़ी हुई है फर्दर प्लेसेंटा से, और प्लेसेंटा जो जुड़ी हुई है वो फर्दर किसे कुछ धमनियां हैं जो हार्ट की तरफ जा रही हैं और हार्ट में जाके फिर वो एंटर करती हैं। सो हमने जैसे कि ऊपर देखा था कि जो फीटस है वो अम्बिलिकल कॉर्ड से अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा से प्लेसेंटा, हार्ट से। सो हम इसमें देख सकते हैं। सो चरक आचार्य ने फर्दर एक्सप्लेन किया है कि जो मदर जो कुछ भी डाइट कंज्यूम करती है वो रस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यस। और जो रस होता है ना वो फर्दर 3 फंक्शंस परफॉर्म करता है। सो उसका पहला फंक्शन जो है वो है नरिशमेंट ऑफ मदर बॉडी। वो मदर की बॉडी का भी नरिशमेंट करेगा, वो नरिशमेंट करेगा फीटस की बॉडी का, और वो मिल्क का फॉर्मेशन भी करेगा। जो मिल्क फीटस जो है जब बर्थ हो जाएगा तो जो बाद में इमीडिएट जो न्यूट्रिशन होगा वो मदर प्रोवाइड करेगी और वो अपने मिल्क से प्रोवाइड करेगी। अभी तक हमने देखा कि चरक आचार्य ने इसके बारे में क्या क्या वर्णन किया है। अब हम देखते हैं कि सुश्रुत संहिता में आचार्य ने क्या बताया है। निश्वास उश्वास संशोभ स्वप्नान गर्भो अधिगच्छति मातुर्निश्वसितो उश्वास संशोभ स्वप्न संभवान। यानी कि यहाँ पे आचार्य बता रहे हैं जो फीटस का यानी कि गर्भ का निश्वास उश्वास संशोभ और स्वप्न ये जो हैं वो माता के अकॉर्डिंग चलते हैं। यानी कि जब माता स्वप्न में होगी तो गर्भ भी स्वप्न में होगा। जब वो निश्वास उच्छ्वास की प्रक्रिया करेगी तब गर्भ भी निश्वास उच्छ्वास की प्रक्रिया करेगा। और जैसी एक्टिविटी मदर करती है वैसे की सारी जो एक्टिविटी है वो फीटस में होंगी। नेक्स्ट इसका जो श्लोक है वो जो बता रहा है, मातुस्तु खलु रसवहायाम नाड्याम गर्भ नाभिनाड़ी प्रतिबद्धा सास्य मातुर आहार रस वीर्यम अभिवहति तेन उपस्नेहनास्य अभिवृद्धिर्भवति। यानी कि यहाँ पे बताया है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो मैटरनल जो रसवाहनाड़ी हैं उनसे अटैच होती हैं, और यहाँ से जो मदर की जो डाइट का एसेंस होता है वो जो होता है वो फीटस तक जाता है, और वो किसके फॉर्म में जाता है, उपस्नेह के फॉर्म में। ठीक है। सो उपस्नेह वाला वर्ड तो चरक ने भी यूज़ करा था, और ये जो ऊपर वाले श्लोक में बताया है इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, उसकी जगह जो चरक आचार्य थे उनने परतंत्र वृत्ति के नाम से ही उसमें सब चीज़ें इंक्लूड कर दी थी, और यहाँ पे सुश्रुत आचार्य ने इन सभी को अलग अलग टर्म से बताया है। सो इसमें ही नेक्स्ट जो है वो बताया है कि फ्रॉम द कंसेप्शन ऑफ इनकंस्पिशियस बॉडी पार्ट ऑफ फीटस, मतलब जब कंसेप्शन हो जाता है उसके बाद से इनकंस्पिशियस बॉडी पार्ट्स की स्टेज होने तक जो फीटस होता है उसका जो न्यूट्रिशन होता है वो उपस्नेह के थ्रू होता है। और उपस्नेह से जो उपस्नेह होता है वो कहाँ से आता है, ऑप्लिकली जो वेसल्स होती हैं उनसे वो सभी फीटस के बॉडी पार्ट्स के अंदर चला जाता है। यानी कि जो तिर्यक धमनियाँ हैं उनके थ्रू ही ये जो गर्भ के बॉडी में प्रवेश करता है उपस्नेह। सो यह तो हो गया कि सुश्रुत आचार्य ने उनकी संहिता में क्या बताया था। अब हम देखते हैं कि इसी की जो टीका है उसमें दूसरे आचार्यों ने क्या बताया है। जो अब इसमें देखते हैं फर्स्ट आचार्य डलहन ने बताया। टीकाकार डलहना ने एक सिमिली दी है जिसमें उनने बताया है कि एक जो ट्री जो होता है वो किसी भी पॉन्ड के एक बैंक पे सिचुएट जब होता है तो वो उसके पास का जो वाटर बॉडी होता है वहाँ से जो वो वाटर लेता है, वैसे ही एक फीटस जो होता है वो अपनी मदर यानी कि मैटरनल बॉडी से अपना सारा नरिशमेंट लेता है। और भोज ने बताया है कि जो फीटल नरिशमेंट होता है वो केदारी कुल्या न्याय से
के थ्रू होता है। न्याय हमने जो थे वो फिजियोलॉजी में पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में। सो उसमें जो केदारी कुल्य न्याय है, धातु पोषण के जो न्याय है उसके ही अकॉर्डिंग जो यहाँ पे भी बताया है कि फीटस जो होता है वो मदर से केदारी कुल्य न्याय के थ्रू ही नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि दलहन आचार्य के जो कॉन्सेप्ट हैं उसके थ्रू, जैसा हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें बताया है कि ये जो ट्री है इसकी रूट्स हैं, ये जो है वो नरिशमेंट लेगा अपना पॉन्ड से, ठीक है, और यहाँ से वो लेगा और अपनी लीव्स तक ले जाएगा, राइट। सो वैसे ही यहाँ पे फीटस बोला है ट्री को और पॉन्ड को बोला है मैटरनल बॉडी, और वो जो है वो नरिशमेंट का अपने जो धमनियाँ हैं उनके थ्रू लेगा। अब देखते हैं हम भोज का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे उन्होंने बताया केदारी कुल्य न्याय। तो केदारी कुल्य जो न्याय है वो हम मॉडर्न में देख सकते हैं, मतलब कोरिलेट कर सकते हैं माइक्रो सर्कुलेशन एंड टिश्यू परफ्यूजन से। अब तक हमने देखा कि सुश्रुत आचार्य ने क्या बताया। अब हम देखते हैं कि इन्हीं पे जो टीकाज लिखी गई हैं उसमें इनके बारे में क्या बताया। सो टीकाकार डलहन ने एक सिमिली दी है जिसमें एक जो ट्री है वो बैंक ऑफ द पॉन्ड पे प्रेजेंट है, और वो जो अपना नरिशमेंट है वो वाटर जो है उसका नरिशमेंट वो उसको जैसे रिसीव करता है अपनी रूट्स के थ्रू, वैसे ही जो फीटस होता है वो मैटरनल बॉडी से अपना नरिशमेंट धमनियों के द्वारा जो प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड है उनके द्वारा वो अपने अंदर नरिशमेंट लेता है। वैसे ही भोज ने भी एक्सप्लेन किया है कि भोज ने बताया है कि जो फीटल नरिशमेंट होता है वो जो केदारी कुल्य न्याय से फैसिलिटेट होता है। केदारी कुल्य न्याय हमने फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी में पढ़ा है, जो कि धातु पोषण का के लिए न्याय बताया गया था। केदारी कुल्य न्याय को हम जो है वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है वो माइक्रो सर्कुलेशन एंड टिश्यू परफ्यूजन से कोरिलेट कर सकते हैं। ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि डलहन कॉन्सेप्ट में क्या बताया है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जो ट्री है वो पॉन्ड के बैंक साइड पे प्रेजेंट है, और यहाँ से जो वाटर है वो रूट्स के थ्रू ट्री ले रहा है। वैसे ही यहाँ पे जो डलहन ने बताया कि जो ट्री है वो फीटस है, और यहाँ पे जो रूट्स हैं वो है रसवानी धमनियाँ, और ये जो पॉन्ड है वो है मैटरनल बॉडी या उनका हार्ट, ठीक है। सो यहाँ से वो प्लेसेंटा के थ्रू होते हुए फीटल की बॉडी में जाएगा। अब हम बात करते हैं कि भोज ने क्या बताया। भोज ने जो कॉन्सेप्ट बताया है केदारी कुल्य न्याय का, इसको हम मॉडर्न में बोल सकते हैं कि जो माइक्रो सर्कुलेशन एंड टिश्यू परफ्यूजन। इसको बात करने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि आयुर्वेद में हमने केदारी कुल्य न्याय क्या पढ़ा था। उसमें बताया था कि जैसे जो खेत होते हैं वहाँ पे जो केदारी यानी कि जो केनाल छोटी छोटी होती हैं, जैसे एक केनाल में गया फिर वहाँ से दूसरी केनाल में, वहाँ से तीसरी केनाल में वो आगे ट्रांसफ़र होता गया, वैसे ही केदारी कुल्य न्याय को हम फीटस के जो नरिशमेंट है उसको प्रोवाइड करने का एक चैनल इस थियरी के थ्रू हम समझ सकते हैं। और अगर हम बात करें कि मॉडर्न में इसको क्या बताया गया, तो माइक्रो सर्कुलेशन एंड टिश्यू परफ्यूजन का हम इसमें कोरिलेट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, नरिशमेंट विद द इन्यूमरेबल माइक्रोवेस्कुलर चैनल्स विच कैरी नरिशमेंट टू द रिस्पेक्टिव साइट्स इन धातु। मतलब कि जो माइक्रोवेस्कुलर चैनल्स हैं वो अनन्यूमरेबल है, बहुत सारी जो चैनल्स होती हैं वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं सीधे धातु के अंदर एंटर करके, और जो सेल्स होते हैं वो टिश्यू के अंदर वो जो न्यूट्रिएंट लेते हैं, रिसीव करते हैं, वो अलग अलग हम बोल सकते हैं खेत के पार्ट हो, मतलब समझ सकते हैं उनको। और जो केदारी जो कुल्य है उसको हम समझ सकते हैं माइक्रोवेस्कुलर चैनल्स। तो जैसे माइक्रोवेस्कुलर चैनल से जो नरिशमेंट आया फिर वो फैसिलेट हुआ धातु के अंदर, और धातु यानी कि टिश्यू, और टिश्यू से वो गया सेल के अंदर, ठीक है। सो आई होप इट्स क्लियर। नाउ मूव ऑन टू दी अष्टांग संग्रह। अब हम देखते हैं कि अष्टांग संग्रह में वाग्भट्टाचार्य ने क्या बताया। सो वाग्भट्टाचार्य ने क्या किया है कि चरक आचार्य और सुश्रुत आचार्य ने जो विवरण दिया था उन्हीं से सिमिलरली अपना उनने एक ओपिनियन दिया है। उन्होंने बताया है कि तत्र स्थितश्च गर्भो मातरी स्वपनतयाम, यानी कि उन्होंने बताया है जब
माता स्वप्न देखेगी तभी गर्भ स्वप्न देखेगा। यानी कि उन्हें सिमिलरली चरक से जाहिर की है कि परतंत्रता जो है फीचर वो फीटस शो करेगा। वो परतंत्र वृत्ति है, वो अपने मदर के ऊपर डिपेंडेंट है। और यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो चरक आचार्य है उन्होंने यहाँ पे टर्म यूज़ करा था परतंत्र वृत्ति, और जो सुश्रुत आचार्य है उन्होंने बताया था निश्वास उश्वास और बाकी जितनी भी जो प्रक्रिया है वो तभी होंगी जब मदर करेगी तब वो फीटस करेगा। वैसे ही यहाँ पे उनने एक सिमिलरली अपना ओपिनियन रखा है। और उन्होंने सेकंड पॉइंट ये भी बताया है कि प्रसाद बाहुल्याद अत्वादि पुष्टिकरः संपद्यते तथा रोमकूपेर उपस्नेहो। यानी कि जो फीटस है वो अपना जो न्यूट्रिशन है जब तक कि वो इनकॉन्स्पिशियस स्टेट में प्रेजेंट है तब तक वो अपना न्यूट्रिशन जो है वो उपस्नेह और उपस्वेद के द्वारा ही लेगा। सो ये दोनों पॉइंट जो परतंत्र वृत्ति और जो उपस्नेह और उपस्वेद, ये दोनों पॉइंट्स जो थे हमने कहीं ना कहीं सुश्रुत और चरक आचार्य ने भी जो विवरण है उसमें हमने देखे हैं। सो उन्हीं से इनने सिमिलरली दिखाई है। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है जो अष्टांग संग्रह ने यानी कि वाग्भट आचार्य ने कुछ डिफरेंट बताया है। उन्होंने बोला है कि जो फीटस जब अपनी पूरी कॉन्स्पिशियस स्टेट में प्रेजेंट होता है तब उसका जो रस होता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड से आता है यानी कि नाभि नाड़ी से आता है, और वो नाभि नाड़ी से फीटस के पक्वाशय की तरफ जाता है। और फीटस के पक्वाशय में जाने के बाद में जो गर्भ का अपनी खुद की जो काया अग्नि होती है वहाँ पे उस काया अग्नि से उस रस का जो पाचन होता है उसके बाद में फीटस जो है वो अपना न्यूट्रिशन लेता है। तो ये जो पॉइंट है वो कुछ अलग बताया है, क्योंकि जो ऊपर हमने देखा था जहाँ पे चरक आचार्य ने बताया है या फिर सुश्रुत आचार्य ने बताया, वहाँ पे उनने पक्वाशय स्पेसिफिकली पक्वाशय जो पोजीशन है वो नहीं बताई है। सो यहाँ पे अष्टांग हृदय ने सिर्फ इतना डिफरेंस बताया है कि जो रस होता है वो फर्दर पक्वाशय के अंदर सीधे जाता है और जो वहाँ से फिर वो अपनी जो फीटस की काया अग्नि है वहाँ से वो मेटाबोलाइज होता है और फिर वहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स लेता है। इसके बाद में उन्होंने बताया है कि जो रसा होता है वो एग्जैक्टली प्योर न्यूट्रिएंट्स ही होता है क्योंकि वो मदर का रस होता है। सो उसमें किट के फॉर्मेशन होने का कोई सवाल नहीं है। सो ये उन्हें एक फर्दर एक अलग सा पॉइंट बताया है। उसके बाद में इसी के जो टीकाकार हैं इंदु, उन्होंने उपस्नेह और उपस्वेद को थोड़ा डिस्क्राइब किया है। उन्होंने बोला है कि जो उपस्नेह है वो कुछ नहीं है, वो स्निग्धता है, और जो उपस्वेद है वो उत्क्लेद है। सो इन दोनों के थ्रू ही जो फीटस होता है वो जब तक अपनी अनकॉन्स्पिशियस स्टेट होती है तब तक वो अपना न्यूट्रिशन उपस्नेह और उपस्वेद यानी कि स्निग्धता और उत्क्लेद के थ्रू ही लेता है। अब हम देखते हैं कि ये डायग्राम जो है वो अष्टांग संग्रह की जो फीचर्स बताए हैं गर्भपोषण में वही ये शो करता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो हार्ट है यहाँ से जो जारी है रसवाह धमनियाँ, और फिर ये जो आती है अपरा यानी कि प्लेसेंटा से फिर से ये जाएगी अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि नाभि नाड़ी, और नाभि नाड़ी जो कनेक्ट होगी फीटस की नाड़ी में, और फीटस की नाड़ी से फिर वो अंदर जाएगा न्यूट्रिशन कहाँ, सीधे पक्वाशय में, जो कि एक डिस्टिंक्ट पॉइंट है जो कि अष्टांग संग्रह में बताया है। पक्वाशय में जाके फिर वो काया अग्नि को यूज़ करेगा और वहाँ पे जाके अपना डाइजेशन जो होगा वो ख़त्म करके फीटस को फाइनली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। अब हम देखते हैं कि अष्टांग हृदय में जो है क्या बताया है। अष्टांग हृदय में बोला है कि गर्भस्य नाभो मातुश्च हृदय नाड़ी निबध्यते तथा स पुष्टिम मापनोति केदार इव कुलया। यानी कि यहाँ बताया है आचार्य ने कि जो फीटस का जो अम्बिलिकस होता है, फीटस की जो नाड़ी होती है नाभि होती है, वो कनेक्ट होती है मदर के हार्ट से, और वो कनेक्ट किसके थ्रू होती है, रस वहाँ नाड़ी के थ्रू होती है। और उन्होंने बताया है कि ये जो प्रोसेस होता है फीटस तक न्यूट्रिशन पहुंचाने का, उसको नरिशमेंट देने का, वो होता है केदारी कुल्या न्याय के थ्रू। और ये चीज़ जो हमने देखी है केदारी कुल्या न्याय, वो हमने देखी है जो चरक के टीकाकार थे भोज, उन्होंने भी बताया था। ठीक है। सो अब हम मूव होते हैं काश्यप संहिता पर।
काश्यप संहिता में क्या बताया है, अब हम देखते हैं। इन्होंने कुछ डिफरेंट चीज़ें बताई हैं चरक से। सो हम देखते हैं इसमें, यत अन्नपानम प्रायण गर्भिणी स्त्री निषेवते रसो निवर्तते तादृक् त्रिधा चास्या प्रवर्तते मातृपुष्ट्यर्थम एकांशो द्वितीयो गर्भपुष्टये तृतीय स्तनपुष्ट्यर्थम नाया गर्भस्तु पुष्यति। यानी कि इन्होंने बताया है कि जो मैटरनल जो डाइट होती है ना, वो फर्दर तीन जो फीचर्स होते हैं, मतलब तीन जो उसकी फंक्शंस होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। और एक्चुअली जो चरक ने भी यही चीज़ बताई थी कि वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है अपनी फीटस की बॉडी को, मैटरनल बॉडी को, और मिल्क का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। वैसे ही यहाँ पे काश्यप संहिता में भी बताया आचार्य ने कि, पर यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट फीचर बताया उन्होंने कि जो रस होता है मदर का, वो फर्दर तीन चीज़ों में फर्दर डिवाइड होके और फिर मैटरनल जो रस होता है उसको। अब हम देखते हैं कि काश्यप संहिता में आचार्य ने क्या बताया है। सो यद अन्नपानम प्रायेण गर्भिणी स्त्री निषेवते रसो निवर्तते तादृक् त्रिधा चास्या प्रवर्तते मातृपुष्ट्यर्थम एकांशो द्वितीयो गर्भपुष्टये तृतीयः स्तनपुष्ट्यर्थम नाया गर्भस्तु पुष्यति। यानी कि जो जैसा कि चरक ने बताया था कि जो रस है वो फर्दर 3 टाइप्स में अपना जो है वो फंक्शन शो करता है, बट यहाँ पे एक जो थर्ड टाइप है वो काश्यप ने कुछ डिस्टिंक्ट बताया है। वो हम देखते हैं कि यहाँ पे आचार्य ने बोला है कि जो रस है वो फर्दर 3 फंक्शन शो करता है। क्या? नरिशमेंट ऑफ मदर, नरिशमेंट ऑफ फीटस, नरिशमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड मिल्क। जबकि आचार्य चरक ने ओनली मिल्क का फॉर्मेशन के लिए बोला है रस को, और आचार्य काश्यप ने मिल्क के फॉर्मेशन के लिए भी और ब्रेस्ट के नरिशमेंट के लिए भी, दोनों के लिए यहाँ पे रस को बताया है। ये एक डिफरेंस है जो हम उनमें देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि भेल संहिता में क्या बताया है। नाभ्याम नाड़ी प्रतिष्ठिता, यानी कि इन्होंने बताया है कि जो नरिशमेंट होता है फीटस का, वो जो होता है वो भी केदारी कुल्य न्याय से ही होता है। वो जो नाभि नाड़ी है वहाँ से जो नरिशमेंट जाता है वो केदारी कुल्य न्याय से ही जाता है, और इसको हम पहले ही देख चुके हैं। सिमिलरली इन्हें चरक के जैसा ही बोला है कि जो रसा होता है ना वो मैटरनल जो डाइट से आता है उससे फॉर्म होता है और फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। किस किस के नरिशमेंट के लिए? मदर के नरिशमेंट के लिए, फीटस के नरिशमेंट के लिए, ब्रेस्ट के नरिशमेंट के लिए और मिल्क के नरिशमेंट के लिए। तो भेल संहिता में इन्होंने फाइनली 2 पॉइंट्स ही बताए हैं कि नरिशमेंट प्रोवाइड होता है केदारी कुल्य न्याय से, और जो नरिशमेंट है यानी कि जो रस का फर्दर डिवीजन हो रहा है वो 3 पार्ट्स में हो रहा है, और वो सिमिलरली काश्यप के जैसा हो रहा है। काश्यप ने ब्रेस्ट मिल्क भी बोला है और ब्रेस्ट का नरिशमेंट भी बोला है, और जबकि चरक ने ओनली मिल्क का फॉर्मेशन बोला है। अब हम देखते हैं कि आचार्य भाव मिश्र ने इसके बारे में क्या बताया है। गर्भस्य नाभि नाड्या तु नाड़ी रसवहा, यानी कि जो नाभि नाड़ी से जुड़ी होती हैं रसवहा नाड़ी, ठीक है। जो रसवहा नाड़ी होती हैं वो अम्बिलिकस तक आती हैं और वहाँ से फर्दर न्यूट्रिशन जो होता है वो मिलता है फीटस को, ठीक है। और सिमिलरली सुश्रुत से इनने एक जो चीज़ बताई है वो है कि निश्वास आदि जो एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि जब मदर करेगी तब फीटस करेगा, जैसा कि ये स्पेसिफिक जो निश्वास उश्वास ये जो चीज़ें बताई हैं वो सुश्रुत आचार्य ने ही मेंशन की हैं। तो भाव मिश्र ने 2 पॉइंट्स बताए हैं कि रसवा नाड़ी के थ्रू आता है नरिशमेंट, और निश्वास और उश्वास आदि जो प्रक्रिया होती हैं वो जो होती हैं वो मैटरनल में जैसे जैसे होंगी वैसे ही फीटल में होंगी, ठीक है। सो आई होप हमने सभी आचार्य का देख लिया है, सभी आचार्यों ने क्या इस
इस चीज़ों के बारे में जो वर्णन किया है, गर्भपोषण कैसे कैसे होता है, क्या क्या उसमें फैक्टर्स आते हैं। किसी ने केंदारी कुल्य बताया है, किसी ने परतंत्र जीवी बताया है, किसी ने निश्वास उच्छ्वास बोला है, किसी ने बोला है कि फर्दर जो रस का डिवीज़न होता है वो 3 टाइप्स में होता है। सो फाइनली हमने देख लिया है कि अलग अलग आचार्य ने अलग अलग अपना ओपिनियन रखा है, बट फाइनली उनने एक सिमिलर चीज़ ही बोली है। सो थैंक यू। मैं इसी के साथ में आप सबसे थैंक यू कहती हूँ, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड टॉलरेटिंग माय वॉइस। थैंक यू सो मच।